हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एएनटी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो सेशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपके जो लॉजिक बिल्डअप कैपेसिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यह जो वीडियो जो सीरीज़ है ये आपको, अगर आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनका आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ट्रिक आप इसमें सिखाएंगे। तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेसन्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ एएनटी वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में कंट्रोल एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग भाषा में पार्ट 2 को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि कंट्रोल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पार्ट 1 में हमने कंट्रोल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में जाना था कि कौन कौन से कंट्रोल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इफ़, स्विच, गो टू, ये कंट्रोल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स है। तो आज हम पार्ट 2 उसका शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, कि ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड सेगमेंट को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर तो उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यदि आपके जो विकल्प हैं, अगर विकल्पों में एरर नहीं है तो आपको फिर इसमें एरर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है और पता लगाना है कि क्या इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपको ऑप्शंस में किसी प्रकार की एरर का इसमें दे दिया जाता है विकल्प, जैसे सिंटैक्टिकल एरर या लॉजिकल एरर, ऐसा कुछ एरर उसमें विकल्प के रूप में आ जाती है, तो आपको एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले उसमें एरर फाइंड आउट करने पे आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो क्योंकि इस जो प्रश्न है इसके विकल्पों में एरर नहीं है तो हम इसके एग्जीक्यूट करेंगे और आंसर का पता लगाएंगे कि इसका सही आंसर क्या आएगा। ए नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें 5 हैं, बी में 7 लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि जो इफ़ होता है आपका, इफ़ वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, यानी शर्त आधारित एक स्टेटमेंट हम यहाँ तैयार कर सकते हैं इफ़ के द्वारा। ठीक है, तो इस इफ़ में क्या लिखा हुआ है, ए बराबर बी, यानी कि ए, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इक्वल का साइन यहाँ पे काम आ रहा है। इक्वल का साइन क्या करता है, उसके राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है। ये इक्वल ऑपरेटर का काम है। ठीक है भाई, कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व किया जाएगा तो कोष्टक के अंदर क्या है, कोष्टक के अंदर है ए बराबर बी। तो ए बराबर बी का मतलब ये हुआ कि बी में जो वैल्यू है वो ए में आ जाए। ठीक है, अगर हम इस इफ स्टेटमेंट को देखें तो ये कुछ इस प्रकार से है, 5 बराबर 7 है ना। ए जो ए है वो 5 है, बी है वो आपका 7 है। ठीक है, अब इक्वल ऑपरेटर होने की वजह से आप ये नहीं समझें, ये ना समझे कतई कि क्या 5 7 के बराबर है, क्या ऐसा नहीं है। यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर है, ना कि डबल इक्वल टू। यहाँ पर अगर डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता तब तो फिर ये समझा जाता कि क्या 5 बिल्कुल बराबर है 7 के, तब तो शर्त यह बन जाती। लेकिन अब यहाँ पर जो है हमारा एक ही इक्वल ऑपरेटर है, तो इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है। 7 को असाइन कर दिया जाएगा ए के अंदर, तो इससे क्या हुआ, ए और बी दोनों का मान क्या हो गया, एक जैसा। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर जो इफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से आंसर क्या आया, ट्रू। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर ट्रू और फॉल्स को नहीं समझता, वो तो 1 और 0 को समझता है। ठीक है, 1 और 0 को। अब इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से आंसर क्या आया, 1। 1 क्यों आया, क्योंकि ए का मान बी के बराबर हो गया है।
ठीक है, यहाँ पर हम इक्वलिटी चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम असाइन कर रहे हैं। असाइन करने की वजह से ए का मान बी के बराबर हो गया है। बराबर हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू का मतलब 1। अब 1 आने से मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन सही हो जाती है तो इसके जो नियरेस्ट है, जो इसके आपके बिल्कुल जो नियरेस्ट ये जो नियरेस्ट स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, और अगर ये गलत हो जाता, मान लें कि फॉल्स आ जाता, तो फिर इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता, ये इसके पास वाले को एग्जीक्यूट किया जाता, यानी कि एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाता। लेकिन क्योंकि शर्त हमारी अब जो है वो सही है तो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हेलो हो सकता है, कोई और दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है, कोई समीकरण हो सकती है। ठीक है, यानी कि ए और ए इस शर्त के एग्जीक्यूट होने से हम कुछ भी करवा सकते हैं, परंतु वो शर्त सही होना चाहिए। और अगर गलत है तो हम कुछ और ऑपरेशन ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो समीकरण है इसमें जो मेन चीज़ है वो थी इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल ऑपरेटर, यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल ऑपरेटर की वजह से क्या हो रहा है, ए और बी का मान जो है बराबर हो गया है। ऐसा ना समझे कि क्या ए के बराबर है, ए बी के बराबर, यहाँ पर ये चीज़ चेक नहीं की जा रही। यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर होने की वजह से ए और बी दोनों एक समान हो गए हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा, कोड सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका, हाँ, तो जब इस कोड सेगमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होने से इसका नियरेस्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नियरेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनका, इसका नियरेस्ट स्टेटमेंट है ये वाला। तो प्रिंटफ के अंदर ट्रू जो लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, है ना। 0 और 1 तो केवल समीकरण की रिजल्ट आता है, समीकरण, हाँ 0 और 1 भी इसका आंसर आ सकता था, लेकिन प्रिंटफ में 0 या 1 यहाँ पर लिखा होता था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटफ में ट्रू लिखा हुआ है तो इसे ट्रू प्रिंट होकर आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। यहाँ पर एक और आपको कोड सेगमेंट दिया गया है जिसमें आपको चेक करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है और पता लगाना है कि क्या प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ऑप्शन में आपको एरर नहीं दी गई है किसी प्रकार की, तो यानी कि ये कोड सेगमेंट सही है। अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है और पता लगाना है कि कौन सा प्रिंटफ प्रिंट होगा। देखिए, एक समीकरण बनाई गई है, इफ़, मैंने बताया था इफ़ एक शर्ती आधारित स्टेटमेंट है, एक आपका कीवर्ड है जो शर्त निर्माण करता है। शर्त के निर्माण होने से शर्त चेक की जाती है, शर्त के चेक होने से रिजल्ट आता है। रिजल्ट या तो 1 में आता है, ठीक है, रिजल्ट आपका या तो 1 में आता है या 0 में आता है। ठीक है स्टूडेंट, हम समझने के लिए उसको ट्रू या फॉल्स में समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर ट्रू और फॉल्स नहीं समझता है, कंप्यूटर तो 0 या 1 समझता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम इस समीकरण को चेक करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, डबल कोटेशन में 2 डेटा लिखे हुए हैं। एक डेटा तो है आपका ये वाला और एक डेटा है आपका ये वाला। यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इसको पढ़ते हैं, एक बार के निगाह मारने पर तो ये दोनों ही स्पेलिंग्स दिख रही हैं, इंडिया INDIA। ठीक है, और दूसरी तरफ भी लिखा हुआ है INDIA। अब स्टूडेंट, इससे पहले वाले में क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में जो अंतर है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर डबल इक्वल टू का ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू। ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू से कंपेयर करता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, क्या बिल्कुल बराबर है क्या। अगर है तब तो ये क्या कर रिटर्न करेगा, 1 यानी कि ट्रू, और अगर बराबर नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 यानी कि फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसका लॉजिक समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी गई वैल्यू, यानी क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर इंडिया INDIA, इसकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, INDIA। अब ऐसे देखें तो क्या आना चाहिए, हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए हमारा, अभी हमने बात की थी 1 आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, इंडिया की स्पेलिंग तो एक जैसी है, लेकिन इंडिया के जो आई है, इंडिया का जो फर्स्ट लेटर है आई, स्टूडेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे आप ध्यान से देखें, पहले वाले में आई छोटा लिखा गया है और अगले वाले में राइट हैंड साइड वाले में आई कैपिटल में लिखा गया है। स्टूडेंट्स
इंडिया के इक्वल होने से ही काम नहीं चलता। कंप्यूटर के लिए आई, जो स्मॉल आई है वो एक अलग जो है कैरेक्टर है, और जो कैपिटल आई है वो एक अलग कैरेक्टर है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कंडीशन हमारी फॉल्स। ठीक है, आई जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो आई को न्यूमेरिक भाषा में आस्की कोड में रिप्रेजेंट करता है। तो आई की आस्की कोड अलग है और कैपिटल आई की आस्की कोड अलग है। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन जो आई है, जो फर्स्ट लेटर है इंडिया का आई, लेटर अपने लेफ्ट हैंड साइड का आई, उसकी आस्क की वैल्यू अलग होने की वजह से, और राइट हैंड साइड का आई, उसकी आस्क की वैल्यू अलग होने की वजह से ये जो समीकरण है आपकी, इस समीकरण का मान हो गया है आपका फॉल्स, यानी कि इसने रिटर्न किया है जीरो। जीरो रिटर्न करने पर क्या करता है ये शर्त को गलत मान लेता है और फिर कहाँ चला जाता है, एल्स पार्ट के पास। एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ फॉल्स, FALSE। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे बी। तो इसके आंसर के रूप में हमें क्या प्राप्त होंगे, बी फॉल्स। ठीक है, 0-1, ये तो 0-1 भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो ये आपका जो प्रिंट एफ है, इस प्रिंट एफ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स प्रिंट होके आएगा। ठीक है, आउटपुट के रूप में क्या प्रिंट होके आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच केस स्टेटमेंट इन स्विच इज सेपरेटेड बाय, यानी कि स्टूडेंट स्विच भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, शर्त आधारित स्टेटमेंट है। यहाँ पर दी गई वैल्यू के आधार पर यह अपने जो कंपाइलर है, कंपाइलर के कंट्रोल को शिफ्ट करता है, स्विच करता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसका आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर लिखा हुआ है 2, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्विच। ठीक है, स्विच में हम डालेंगे ए। ठीक है, स्विच में ए डाल दिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब इन स्टेटमेंट को केस के थ्रू लिखा जाता है, केस 1, केस 2, ठीक है, और केस 3, केस 4। यहाँ पे स्विच के पास वैल्यू क्या है, ए में क्या लिखे हुए हैं 2, तो ये कहाँ चला जाएगा, कंपाइलर कहाँ चला जाएगा, केस 2 के पास। अब केस 1 केस 2 में हो सकते हैं कि अंदर बहुत सारे कोड लिखे हुए हों, तो केस 1 के अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, केस 2 वाले कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्विच भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, और ये क्या करता है, स्विच में दी गई वैल्यू के आधार पर कंपाइलर के कंट्रोल को शिफ्ट कर देता है, स्विच कर देता है। जैसे हमने कि यहाँ पे देखा, ए में 2 थे, स्विच में ए डाल दिया, यानी कि कंप्यूटर को तो ए समझ में नहीं आता, कंप्यूटर तो क्या समझेगा 2, तो केस 2 के पास कंपाइलर को स्विच कर दिया जाएगा। ये तो हो गया हमारा स्विच का हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज। अब हम प्रश्न पे चलते हैं। ईच केस स्टेटमेंट इन स्विच इज सेपरेटेड बाय, स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जैसे अभी हमने स्विच को देखा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, कितने सारे के भी केस हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने केस 2 के पास हमारे कंपाइलर को भेजा था, लेकिन उसके नीचे केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 ये भी तो लिखे हुए हैं। क्या उनको कंपाइलर चलाएगा, और अगर नहीं चलाएगा तो क्यों नहीं चलाएगा, ठीक है, और कब नहीं चलाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक केस स्टेटमेंट को रोक दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। तो उसके लिए जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं वो है कंटिन्यू, बी में ब्रेक, सी में एग्जिट, और डी में नन ऑफ द अबाउ। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये केस 1 है, ठीक है, ये केस हमारा 1 केस है। ठीक है, सॉरी ये पेन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, केस 1 है। ठीक है, केस 1 में कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, प्रिंट एफ लिखे हुए हैं, कुछ समीकरणें लिखी हुई है, मान लीजिए जोड़ का प्रोग्राम लिखा हुआ है। केस 2 में घटाव का प्रोग्राम बना हुआ है। केस 3 में जो है वो हमारे गुणा करने का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही मेन प्रोग्राम के अंदर इस तरह से हमने स्विच स्टेटमेंट को बना दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, जैसे हमने अभी देखा था कि a बराबर 2, ठीक है, a बराबर 2, तो वो कहाँ रिडायरेक्ट हो गया था, 2 के पास। अब अगर 2 में कोई एक कीवर्ड, इनमें से कोई एक ऐसा कीवर्ड है ABCD में से जिसको अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसके नीचे के सारे केस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, नहीं 3 को भी किया जाएगा, 4 को भी किया जाएगा, और भी जितने भी केस लिखे हुए हैं उन सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कौन सा कीवर्ड या कौन सा सेपरेटर काम में लिया जाता है, तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू मैं आपको बता दूं, कंटिन्यू का मतलब होता है ये लूपिंग कमांड्स में काम आता है। कंटिन्यू क्या करता है कि नीचे लिखे हुए कोड्स को एग्जीक्यूट किए बगैर ही लूप की वैल्यू को आगे बढ़ा दी जाती है। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी है हमारा ब्रेक के बारे में हम जान लेते हैं। ब्रेक क्या करता है, किसी भी ब्लॉक से बाहर आने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आप समझ जाइए, केस भी तो एक ब्लॉक ही है, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3 ये जो भी हैं ये सब ब्लॉक हैं।
एक ब्लॉक से बस प्रोग्राम के कंपाइलर के कंट्रोल को बाहर लाने के लिए ब्रेक का काम में लिया जाता है। ठीक है भाई, स्विच की सहायता से हम 2 पे तो चले गए, लेकिन 2 से बाहर आना है, 3 और 4 5 को नहीं चलाना है, यानी कि स्विच स्टेटमेंट से ही हमें तो बाहर आना है। तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, हमें प्रत्येक केस पर एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से वो सीधा बाहर आ जाए, 3 पे ना जाए, वो बाहर आ जाए, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, ब्रेक। एग्जिट क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ही बंद कर देता है। हमें प्रोग्राम को बंद नहीं करना। हो सकता है ना कि स्विच के नीचे और भी कोई प्रोग्राम और भी कोई कोडिंग कर रखी हो जिसे एग्जीक्यूट करना जरूरी है, तो एग्जिट क्या करता है, एग्जिट पूरे प्रोग्राम को ही बंद कर देता है। और डी वाला जो है हमारा नॉन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो थ्योरी आपको समझाई उससे आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, बी, ब्रेक। ब्रेक क्या करता है स्टूडेंट, किसी भी ब्लॉक से बाहर आने का काम करता है। फिर वो ब्लॉक चाहे स्विच का हो, फॉर का हो, इफ का हो, या किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ पर जो स्विच के साथ जो काम में ली जाती है वैल्यू, वो स्विच के साथ जो सेपरेटर काम लिया जाता है कि स्विच स्टेटमेंट के केस को एग्जीक्यूट करके कंपाइलर उस केस से बाहर निकल जाए, यानी कि स्विच स्टेटमेंट से ही बाहर निकल जाए। ठीक है, थोड़ा आपको और डिटेल में बता दूं। जैसे स्विच, जब हम लिखते हैं स्विच को ऐसे पैरेंथेसिस में, तो ऐसे कर्ली ब्रेसिस का ब्लॉक बनाते हैं, तो ब्रेक क्या करेगा, इस कर्ली ब्रेसिस से ही बाहर ले आएगा। यानी कि केस 1 नहीं चलाया, उसने 2 चलाया, 3 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, तो बस 2 को चला के और बाहर ले आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रेक को यहाँ पर काम में लिया जाता है प्रत्येक केस को रोकने के लिए, आगे वाले केसेस को रोकने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा हमारे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। यहाँ पर एक स्विच प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें केस हैं, केस 1, केस 2 और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और ए में 1 डाला गया है कि ए बराबर 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब इस कोड सेगमेंट को हमने देख लिया, हमारे ऑप्शंस को हमने देख लिया। इसमें कहीं पर भी एरर का तो कोई विकल्प दिया हुआ नहीं है, यानी कि हमें एरर की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है और ये पता लगाना है कि इनमें से क्या प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होगा, ओनली सी प्रिंट होगा, हेलो सी प्रिंट होगा। ठीक है, या हेलो सी इनवैलिड चॉइस, यानी कि जितने भी तीनों प्रिंटफ है, तीनों की तीनों प्रिंटफ प्रिंट होंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ए में 1 है। ठीक है, अब स्विच क्या करता है, मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था, स्विच एक न्यूमेरिक वैल्यू लेता है। वो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, ए, और ए में क्या है स्टूडेंट्स, 1। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या समझ सकते हैं कि कंपाइलर के कंट्रोल को केस नंबर 1 के पास भेज दिया जाएगा। केस 1 कौन सा है हमारा, ये वाला। क्या प्रिंट हुआ सबसे पहले, हेलो। ठीक है, तो यानी कि आपका प्रिंट हो चुका है हेलो। ठीक है, उसके बाद अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इससे ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में कि यदि स्विच केस के स्टेटमेंट में ब्रेक को नहीं लगाया जाए, यानी कि ब्रेक कीवर्ड का उपयोग नहीं किया जाए, तो नीचे के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो केस 2 को भी वो प्रिंट एग्जीक्यूट करेगा। केस 2 में क्या लिखा हुआ है, सी, तो यानी कि उसने सी को भी प्रिंट कर दिया। डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है जो क्या करता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ए में 1 ना होकर 3 होते तो वो केस 1 को कंपेयर करता, नहीं मिला। केस 2 को कंपेयर करता, नहीं मिला, तो फिर वो क्या कर देता, डिफ़ॉल्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 1 है, ऑलरेडी पहले से ही 1 है। ठीक है, तो उसने स्टार्टिंग 1 से की, तो 1 पे क्या प्रिंट मिला उसको, प्रिंट एफ में मिला हेलो, तो उसने हेलो प्रिंट कर दिया। ब्रेक नहीं होने की वजह से प्रिंट एफ सी भी उसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पर भी ब्रेक नहीं होने की वजह से डिफ़ॉल्ट में भी चला गया और प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस। तो यानी कि अगर आप देखें तो हेलो भी प्रिंट हुआ है ना, ये आपका हेलो भी प्रिंट हुआ। ठीक है, सी भी प्रिंट हुआ है ना, और इनवैलिड चॉइस भी आपका प्रिंट हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी। ऐसा क्यों हुआ, आखिर ए में तो 1 था, स्विच कंट्रोल के माध्यम से केस 1 पे ही गया, 2 पे भी नहीं गया। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर ब्रेक कीवर्ड का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आगे के सारे ही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर जहाँ तक कि ब्रेक ना लगा हुआ हो। जैसे ही ब्रेक मिला इसको मिल जाएगा, वहाँ पे वो बंद कर देगा। लेकिन यहाँ तो किसी में भी ब्रेक नहीं है। और इसमें एक नई चीज़ और आप देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मैंने आपको बता दिया है, यदि यहाँ पर प्रोग्राम के शुरुआत में ही ए में 1 ना होते, ए में मान लीजिए 4 होते, तो वो कंपेयर करता। क्या केस 1 4 से मैच होता है, नहीं। केस 2 4 से मैच होता है, नहीं। फिर क्या उसको मिला, डिफ़ॉल्ट, यानी कि फिर यहाँ पे क्या आ जाता, फिर इनवैलिड चॉइस प्रिंट होके आ जाता है। आप जो भी यहाँ पे प्रिंटफ में मैसेज देना चाहते हैं सामने वाले को, तो अपने यूज़र को, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो
वो आ जाता। ठीक है, तो डिफॉल्ट एक कीवर्ड है, वो मैं अब आपको बता दिया हूँ। अब इस प्रश्न का आंसर क्या मिला हमारे को? डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, हेलो सी इनवैलिड चॉइस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। प्रत्येक केस के बंद होने के बाद, यानी कि केस में आपने कोड लिख दिए हैं, अब उन कोड के आगे के केस एग्जीक्यूट ना हो तो उसके लिए ब्रेक कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, और ब्रेक कीवर्ड नहीं होगा तो फिर आगे के सारे केस एग्जीक्यूट होंगे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर a बराबर 2 होते, ठीक है, तो स्विच में क्या चला जाता है? यहाँ पर a में क्या है? 2। केस 1 को 2 से कंपेयर किया जाता। क्या केस 1 2 के बराबर है क्या? नहीं। क्या केस 2 a की वैल्यू के बराबर है क्या? हाँ है, केस 2 a की वैल्यू के बराबर है। तो फिर इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। फिर कहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता? केस 2 से। और क्या प्रिंट हो के आता? सी। ठीक है, लेकिन ब्रेक नहीं होने की वजह से फिर वो डिफॉल्ट को भी प्रिंट करता, तो सी इनवैलिड चॉइस प्रिंट होके आता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्विच को मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया है मैंने आपको, तो मैं आई थिंक आप स्विच के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, और इसका आंसर डी क्यों आया? हेलो इन सी इनवैलिड चॉइस, क्योंकि ब्रेक लगा हुआ नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि जब इस कोड सेगमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो सी में क्या आएगा? स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ए बी सी डी जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें एरर नहीं है, तो यानी कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और सी में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, एक्स में डाल रखे हैं 3, ठीक है, ए में डाल रखे हैं 10, बी में डाल रखे हैं 5 और सी में डाल रखे हैं 0। ठीक है, स्विच कीवर्ड काम लिया हुआ है, स्विच के अंदर डाला हुआ है एक्स, यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं केस की वैल्यू से। ठीक है स्टूडेंट, केस में हमारे पास 1, केस 2, केस 3। ठीक है, केस को कंपेयर करने के लिए क्या काम में लिया है इन्होंने? एक्स। तो आपका ये जो है एक्स में क्या है आपके? एक्स में है आपका वैल्यू है 3। ठीक है, अब आइए इसको चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। स्विच के पास गया, स्विच में एक्स में क्या आया? 3। केस 1 की वैल्यू एक्स के बराबर है क्या? क्या केस 1 बराबर है क्या 3 के? नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा। केस 2 की वैल्यू एक्स के बराबर है क्या? केस 2 की वैल्यू एक्स के बराबर नहीं है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। केस 3 की वैल्यू x के बराबर है क्या? हाँ है, केस 3 और x का मान एक जैसा है, तो इसलिए ये वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो a डिवाइडेड बाई b। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑपरेटर तो काम आ रहा है इक्वल का, एक ऑपरेटर काम आ रहा है आपके डिविजर का। तो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए सबसे पहले a और b को ऑपरेट किया जाएगा और उस आने वाली वैल्यू को सी में असाइन कर दिया जाएगा। तो ए की जगह में क्या रख दूं? 10। बी की जगह में क्या रख दूं? 5। ठीक है, 10 में 5 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? 2, है ना? ठीक है, और इसको किस में असाइन कर देंगे हम? सी में। तो फाइनली सी में क्या आंसर आ गया हमारे? 2। तो इस कोड स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से क्या आया? 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे? सी इसका सही आंसर है 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे ब्रेक भी लगाया हुआ है, ब्रेक प्रत्येक केस के बाद ब्रेक लगाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इससे पिछले वाले प्रश्न में नहीं था। अब इमेजिन करिए कि मान लीजिए यहाँ पर एक्स में 3 ना होते, एक्स में 1 होता, यानी कि स्विच स्टेटमेंट के पास जब हम कंट्रोल को भेजते तो मान लीजिए कि एक्स में हमारे पास होता 1, तो 1 होने की वजह से एक है यहाँ पे, केस 1 की वैल्यू को मैच करते इससे एक्स से, तो एक्स मैच हो जाता। ठीक है, सी में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर? ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे हो गया हमारे पास 15। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसके पास? ब्रेक। तो अब ब्रेक होने की वजह से वो केस 2 केस 3 को एग्जीक्यूट नहीं करता और स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता। तो हमारे को फिर क्या वैल्यू मिलती, क्या वैल्यू गेट होती हमारे को? सी की 15। लेकिन क्योंकि ब्रेक भी है और सबसे बड़ी बात तो एक्स की वैल्यू ही क्या है? 3, तो वो कहाँ चला जाएगा? सब डायरेक्टली 3 के पास, मतलब कंपेयर करेगा वो, 1 को भी कंपेयर करेगा, 2 को भी कंपेयर करेगा, 3 को भी कंपेयर करेगा, और जहाँ पे जाके एक्स की वैल्यू और केस की वैल्यू मैच होगी उस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर क्या आया? 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से गलत क्या है? आपको
पता होना चाहिए कि सिंथेटिकल एरर यहाँ पर पूछी जा रही है कि अगर इनमें से मैं क्या लिखूँ कि कंपाइलर सिंथेटिकल एरर हमारे को जनरेट करे। स्टूडेंट्स, इफ़ पहला वाला जो विकल्प है, इफ़ की स्पेलिंग सही लिखी गई है, इफ़ के अंदर कोष्टक आते हैं, ठीक है। इफ़ एक ऐसा स्टेटमेंट है, इफ़ ऐसा कीवर्ड है जो कोष्टक के अंदर एक्सप्रेशन को लेता है, तो पहला वाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद बी जो है, इसको आप देख लें तो बी देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें जो कमी है वो क्या है। इसमें जो कमी छोड़ी गई है वो किसकी छोड़ी गई है, कोष्टक की, ठीक है। तो ये वाला हमारा है जो गलत है। उसके बाद सी है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन भी है, पैरेंथेसिस भी हैं, कर्ली ब्रेसेस भी हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, वो भी है। बोथ बी एंड सी तो नहीं हो सकता है क्योंकि बी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, बी। क्यों गलत है आप समझ गए होंगे कि इफ़ स्टेटमेंट के साथ इफ़ जो आपका स्टेटमेंट है उसके साथ इस तरह के कोष्टक लगाए जाते हैं और उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन यानी कि कोई कंडीशन लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर बी ऐसा एक हमारे को दिया गया है लाइन, जिससे कि यह इसमें कमी है, इसमें कोष्टक नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान कब रखेंगे आप, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप सी के प्रोग्राम्स बनाइए। जब मेरी प्रश्नमाला को आप देख लेते हैं तो इसके बाद आप सी के प्रोग्राम बनाइए, इफ़ को काम में लीजिए। आपको सी के प्रोग्राम्स आपको आराम से अपनी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आपने जिस भी माध्यम से सी को पढ़ा है उन किताबों को उठा के देखिए, आप वहाँ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार सिंथेटिकल एरर कब आती है, तभी तो आपको याद रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर 20 का सही आंसर है। अगला है आइडेंटिफाई द अनकंडीशनल स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, आप जब हम मेरा पार्ट 1 देखें, आप पार्ट 1 में आपको बताया था मैंने कि 3 प्रकार के स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है इफ़, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला स्टेटमेंट है इफ़ भी ना लें हम, तो बात ये हमसे पूछी जा रही है कि कौन सा अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें शर्त नहीं होती, बिना शर्त के ही कंपाइलर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहला जो विकल्प है वो है डू वाइल। डू वाइल एक ऐसा आपका स्टेटमेंट है जिसमें सबसे पहले शर्त को जांचा जाता है और दी गई शर्त तक किसी भी टास्क को रिपीट किया जाता है। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट है। डू वाइल एक लूपिंग स्टेटमेंट है जिसमें दी गई शर्त तक किसी भी दिए गए टास्क को, ऐसे लिखते हैं इसको डू, ठीक है। इसका ये ऐसे इसमें स्टेटमेंट लिखे रहते हैं और यहाँ पर लिखी रहती है शर्त। तो इस दी गई शर्त तक इस टास्क को रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या आ गई है हमारे पास, शर्त। तो डू वाइल आप समझ चुके हैं। स्विच केस में भी शर्त को चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पर लिख दिया जाता है स्विच के अंदर एक वैल्यू पास कराई जाती है, ठीक है, और उसको केस से कंपेयर किया जाता है। इस वैल्यू को केस से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर भी इसकी वैल्यू मैच हो जाती है उस वाले केस को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर भी क्या आ गई आपकी एक शर्त, ठीक है। गो टू एक ऐसा कीवर्ड है स्टूडेंट्स जिसमें किसी भी शर्त का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि गो और एक लेबल, इस तरह से इसको लिखा जाता है। मान लीजिए मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए प्रोग्राम की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यहाँ पर लिख दिया गो, ठीक है, और कोई नाम दे दिया उसको, कोई एक लेबल दे दिया ए, ठीक है, गो ए, ठीक है। फिर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने ए और कॉलन लगा दिया, और ए के बाद कुछ और प्रोग्राम्स की लाइन लिखी हुई हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको करके बताया तो क्या होगा स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे ही गो वाले पे आएगा तो गो ए, अब ए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर। सीधा कंपाइलर कहाँ से जंप करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यानी कि क्या किया उसने, इन लाइनों को बिना शर्त के, बिना किसी व्यवधान के ही जंप कर दिया और कहाँ पे आ गया वो, ए पर, और इन नीचे वाली लाइन्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। यानी कि इनको तो छोड़ दिया ना, ठीक है। देखिए, स्किप तो उसमें भी करता है, इफ़ में, डू वाइल में, ठीक है, स्विच में, वहाँ पे भी तो स्किप कर रहा था ना। केस नंबर 2 नहीं चलाया उसने, केस नंबर 3 चलाया। क्यों? क्योंकि केस की वैल्यू और एक्स की वैल्यू को कंपेयर किया गया, तो वहाँ पे केस नंबर 3 की वैल्यू ही कंपेयर हुई।
इफ़ के अंदर भी क्या होता है, इफ़ में शर्त को जांचा जाता है, या तो शर्त सही होती है या शर्त गलत होती है। शर्त सही होती है तो एल्स वाले पार्ट को स्किप कर दिया जाता है, और अगर शर्त गलत होती है तो ट्रू वाले पार्ट को स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी स्किप हो रहा है गोटू के अंदर भी, लेकिन बिना शर्त के। एक लेबल की सहायता से ही यहाँ पर इन इतने सारे स्टेटमेंट्स को इनको जो है स्किप कर दिया और नीचे बढ़ गए। ठीक है, तो ये गोटू को समझ लिया हमने। आगे इफ़ हम कई बार पढ़ चुके हैं। इफ़ एक शर्तीय स्टेटमेंट है जिसमें वैल्यू को कंडीशन को चेक किया जाता है। तो अब एल्गोरिदम हम समझ चुके हैं, बैकग्राउंड की थ्योरी हम समझ चुके हैं, तो यानी कि इसका सही आंसर क्या आएगा, गोटू। यानी कि गोटू एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। अनकंडीशनल का मतलब बिना शर्त के ही कंपाइलर के कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकता है, तो उसका सही आंसर क्या आएगा, गोटू।